हेलो बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप गांव तो गए ही होंगे। वहां के रहन सहन, खेत खलिहान से आप परिचित ही होंगे और शहर की भीड़ भाड़ भी आपने देखी होगी। अर्थात गांव और शहर में क्या अंतर है आप समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पुस्तक में आए पाठ देहात और शहर के किन समस्याओं को लेकर हमारे लेखक अभिषेक पांडे जी ने वर्णन किया है। तो चलिए सर्वप्रथम हम अपने लेखक अभिषेक पांडे जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमारे लेखक अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। परिचय में समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने दुख सुख एवं बढ़ती जनसंख्या के अभिशाप पर अपने सुझाव दिए हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार आधुनिक टेक्नोलॉजी से पत्र व्यवहार अर्थात जो पत्र लिखने की परंपरा थी वह बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। उसकी लोकप्रियता एवं महत्व आज की पीढ़ी को शायद पता ही नहीं है। अतः पत्र के माध्यम से काल्पनिक अर्थात जो सिर्फ कल्पना के यहाँ पे पात्र हैं, मानव मित्र के रूप में शहर एवं देहात अर्थात गांव को प्रस्तुत किया है। देहात और शहर अपनी अपनी परेशानियों एवं समस्याओं को पत्र के जरिए एक दूसरे से कहते हैं एवं सुझाव भी देते हैं। और देखिए स्क्रीन पे आपने देखा कि यहाँ पे अनौपचारिक पत्र अर्थात जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ, रूपरेखा भी दी हुई है। तो यहाँ अनौपचारिक पत्र के माध्यम से दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। दो मित्र कौन है? देहात और शहर। तो चलिए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का प्रथम परिच्छेद देखते हैं। पाठ के प्रथम परिच्छेद में आप चित्र देखिए। प्रिय मित्र शहर नमस्कार, और दिनांक 1 अगस्त 2017 को एक पत्र लिखा गया है और यह पत्र देहात अर्थात गांव जो है अपने शहर को लिख रहा है। और यहाँ पे आपको शब्दार्थ में भी दिया गया है, साझा करना, बांटना, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना। इस प्रकार देहात जो है शहर से कहता है कि कल तुमसे बात हुई थी मेरी टेलीफोन अर्थात दूरध्वनि पर। सारी बातें मुश्किल हैं। किस पे? क्यों मुश्किल है? क्योंकि फ़ोन पे सारी बातें कहना मुश्किल है। अतः मैंने सोचा कि तुम्हें पत्र ही लिख लूँ। मैं अपना दुख न बताते हुए कुछ अच्छी उन्नति की बातें तुम्हें बांटता हूँ अर्थात साझा करता हूँ। अब देहात जो है शहर को बता रहा है कि उसके गांव में कुछ अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं। तो वो बता रहा है हमारे गांव में डिजिटल क्रांति अर्थात परिवर्तन आ रहा है, जिससे हमें भी नई नई बातें सुनने एवं समझने के लिए मिल रही हैं। और घर घर में शौचालय के द्वारा स्वच्छता अभियान भी सफल हो रहा है। और गांव के लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं खेती की नवीन सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पे अपने, खेती की नई नई सुविधाएं आजकल हमारे भारत में किसान जो है उपयोग कर रहे हैं, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन हो जाता है। अब देखते हैं अगले परिच्छेद में देहात जो है शहर को अपने पत्र में क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पे पत्र दिया हुआ है और साथ में उसके शब्दार्थ। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना अर्थात यह मुहावरा है तेज गति से विकास करना। यातायात अर्थात परिवहन, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, रौनक, चमक दमक। अब तक जो देहात है अपनी उन्नति को बता रहा है, अब वो अपनी असुविधाएं को भी बता रहा है शहर से कि हाँ कुछ असुविधाएं हैं, अभी भी वैसे ही पीने का पानी की जो समस्या है अभी भी बनी हुई है। साफ स्वच्छ पानी हमें नहीं मिलता है। विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं
महाविद्यालय, जो महाविद्यालय होते हैं अर्थात यूनिवर्सिटी जो होते हैं, वो भी हमारे गांव से बहुत दूर हैं, अर्थात ये साधन भी अभी भी ठीक तरह से हमें उपलब्ध नहीं हैं। अब जो है देहात शहर से अपनी तुलना कर रहा है और बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो बड़ी संतुष्टि होती है कि तुम प्रगति पर चल रहे हो। तुम्हारे यहाँ नवीन सुविधाएं, विकसित टेक्नोलॉजी, पक्की चौड़ी सड़कें, आवागमन की नवीन सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं तुम्हारे पास में हैं और साथ में बड़ी बड़ी खरीदारी करने के लिए दुकान है अर्थात मॉल है और उसमें 24 घंटे बिजली रहती है। इस प्रकार तुम तेज गति से विकास कर रहे हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो, अर्थात बहुत तेज गति से तुम्हारा विकास हो रहा है। यह सभी चीजें तुम्हारी शोभा को और बढ़ा रही हैं, अर्थात तुम्हारी शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। पर जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी निराशा होती है कि यहाँ पहले की तरह चारों तरफ हरियाली अर्थात खेत खलिहान लहलहाते थे, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं है। लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पे जो चित्र है, पहले कैसे खेती होती थी तो पूरी धरती हरी भरी लगती थी, लेकिन अब खेती करने वालों की संख्या कम हो गई है, अर्थात अब लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, जिससे बेरोजगारी, झगड़ा, गुटबाजी अर्थात जो लोग खाली होते हैं, जिनके पास काम नहीं होता है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के सड़कों पे उतर आते हैं और अशांति जैसी समस्याओं में फंसे हुए हैं। कुछ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो परिवार कल्याण, परिवार नियोजन जो सरकार द्वारा बनाई कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जैसी योजनाओं के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। इसका परिणाम हो रहा है कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों के पास काम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। देखते हैं अगले परिच्छेद में देहात जो है शहर को अपने खत में क्या बताता है। इसमें शब्दार्थ है आबादी अर्थात जनसंख्या, चिल्लपो अर्थात शोर। देहात अपना दुख आगे बता रहा है कि लोग मुझे अकेला छोड़कर, अर्थात जो गांव के लोग हैं गांव को अकेला छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे यहाँ काम करने के लिए जो मजदूर हैं वो नहीं मिल रही हैं, अर्थात खेती में काम करने के लिए तथा अन्य जगह पे जो काम करने के लिए मजदूर होते हैं वो गांव में उनकी संख्या कम होती जा रही है और लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आधारभूत सुविधा है अर्थात जैसे कि अस्पताल हो गया और बाकी सारी जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं की जो आधारभूत जो श्रृंखला है वो गांव में उसकी बहुत समस्या है, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ का जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली जो है वो टूटती जा रही है। अर्थात जब लोग इकट्ठा घरों में रहते थे अब लोग काम की तलाश में शहर में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का संयुक्त परिवार टूटकर बिखरता जा रहा है। इस प्रकार देहात अपने पत्र की समाप्ति करता है और शहर से पूछता है कि मित्र तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपने गांव के विकास के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आगे का परिच्छेद देखते हैं जब शहर जो है देहात को पत्र लिख रहा है और उसे उसके बारे में बता रहा है और समझा रहा है। शहर जो है देहात को पत्र लिख रहा है तो उसकी डेट अर्थात दिनांक बताया है 15 अगस्त, और आप सबको पता है 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस। तो शहर जो है बता रहा है कि मित्र आज स्वतंत्रता दिवस है अर्थात 15 अगस्त है और इसके उपलक्ष्य अर्थात अवसर पर मैं तुम्हें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई दे रहा हूँ। तुम्हारा पत्र मुझे मिला, यहाँ हो रहे परिवर्तन को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई।
पर परिवर्तन तो संसार का नियम है और धीरे धीरे तुम भी विकास की तरफ बढ़ रहे हो। मित्र, तुम्हारे इस विकास पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है, और वो दोहा क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात इसका अर्थ होगा कि धीरे धीरे ही प्रगति होती है, धीरे धीरे ही किए गए कार्य का परिणाम मिलता है। जिस प्रकार माली अर्थात जो गार्डनर होता है कितनी बार, कितने घड़े, कितने बाल्टी व पौधों को पानी देता है, परंतु फल फूल तो पौधों में सीजन अर्थात ऋतु के आने पर ही आता है। इस प्रकार शहर जो है गांव को समझाते हुए कह रहा है कि मित्र, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ परेशानियाँ हैं, तुम्हारे यहाँ के परिवार मेरे यहाँ रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, परंतु वह जिन जगहों पर और जिन हालात में रहते हैं शायद तुम देख भी नहीं पाओगे कि जिन सुविधाओं की तुम बात कर रहे हो वह सभी को उपलब्ध नहीं होती हैं। अर्थात अगर सच कहूँ तो यह जो मुहावरा है वो यहाँ चरितार्थ होगा कि दीपक तले अंधेरा है, अर्थात योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता है। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं कि दीपक तो जल रहा है, वो सभी जगह उजाला दे रहा है, लेकिन उसके तली में अंधेरा है, जिसको हम कहते हैं चिराग तले अंधेरा अर्थात दीपक तले अंधेरा। देखते हैं आगे के परिच्छेद में शहर गांव को क्या बताता है। इस परिच्छेद द्वारा जो शहर है वो गांव को बताता है कि मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम अपने यहाँ के लोगों में छोटा परिवार, सुखी परिवार का जो मंत्र है वह उन्हें समझाओ। व्यवसायिक कौशल अर्थात जो स्किल है, कंप्यूटर की जानकारी के महत्व को बताओ। समय रहते ही इन सारी बातों की जानकारी देना लाभप्रद होगा। और हाँ मित्र, खेल कूद तो गांव की आत्मा में बसता है, जिसमें दौड़ना, तैरना, पेड़ पर चढ़ना, उतरना वहाँ के लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो क्यों नहीं तुम इन सभी कौशलों को बढ़ावा दो, ताकि जो भारत है गांव से ओलंपिक के खिलाड़ी निकल कर आए। गांव से ओलंपिक के खिलाड़ी निकल के तभी आएंगे जब तुम वहाँ के लोगों को स्किल अर्थात कौशल सिखाओगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान और अधिक बढ़ेगा। देखते हैं अगले परिच्छेद में पत्र के आगे और क्या लिखा है। फिर शहर आगे बताते हुए कहता है कि मित्र, तुम्हारी और मेरी समस्या का जो मूल कारण है वह जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा और गरीबी है। जो लोग मेरे यहाँ काम की तलाश में आ रहे हैं उनको तुम सहकारिता अर्थात कोऑपरेशन का महत्व समझाओ। इससे क्या होता है कि सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के कोई एक रोजगार खोलते हैं। इस प्रकार तुम उनको सहकारिता का महत्व समझाओ। कई लोग मिलकर कृषि पर आधारित छोटे छोटे उद्योग जैसे फल का उत्पादन करना, वनस्पति औषधीय की खेती करना, दूध दही पनीर का बड़े बैनर पर उद्योग इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। और पशुपालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। पर एक बात मैं जरूर कहूँगा मित्र कि तुम मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली हो कि अशुद्ध हवा, वाहनों की आवाज़ें, फैक्ट्रियों के धुएं, गंदे पानी से तो तुम मुक्त हो और तुम्हारे यहाँ हरे भरे पेड़ हैं, उगता हुआ सूरज है एवं तारों से टिमटिमाता आसमान आसानी से दिख जाता है। पर हमारे यहाँ कंक्रीट एवं सीमेंट से बने जंगल हैं, जहाँ प्राकृतिक छटा देखना बिल्कुल दुर्लभ सी बात है। मित्र, तुम्हारे कचहरी,
तहसील और ब्लॉक अर्थात क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वह वहाँ के नेता अर्थात अधिकारी के साथ मिलकर उस क्षेत्र का विकास करने में सहयोग करें। और हाँ मित्र, तुम्हारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए तो वह भविष्य में हम दोनों लोगों की समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे। इसी आशा के साथ मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों पर अवश्य ध्यान दोगे। और इस प्रकार जो शहर है वह अपना पत्र समाप्त करता है और लिखता है, तुम्हारा मित्र शहर। धन्यवाद। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें देहात और शहर की अनेक समस्याओं से अवगत कराया है एवं साथ ही साथ उन सभी समस्याओं का समाधान भी बताया है। शहरों का विकास पूर्णतः गांव के विकास पर ही निर्भर है। यह बात हमें अवश्य समझनी चाहिए। आज के इस दौर अर्थात इस कोरोना की महामारी में हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता अनाज, दूध, दही, फल, सब्जियां सभी गांवों से किसान द्वारा उगाए जाने के बाद ही शहरों तक पहुंचाई जाती है। अगर हम गांव के विकास की तरफ ध्यान दें तो भारत से गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा की समस्या खत्म हो जाएगी। और तो और इस पाठ द्वारा लेखक ने पत्र लिखने की तरफ भी हमें प्रोत्साहित किया है। अतः आप भी इस पाठ को पढ़िए और अपने मित्रों, रिश्तेदारों को अपनी भाषा में पत्र लिखने का आनंद लीजिए। हिंदी की अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।